तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो यूपी पीसीएस स्टैट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो देखिए तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पार्ट नंबर 2 था तो उसमें मैंने बेसिक की चट्टानें वगैरह थी तो वो करा दी थी, यानी कि लास्ट पार्ट में हमारा यहाँ तक हो गया था डिफरेंस। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में कि विश्व के जो भी पर्वत और पठार वगैरह हैं। तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विश्व के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के क्रम में लगाना है। तो सबको पता होगा और हज़ारों बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वह है एंडीज यानी कि पहला, और फिर आएगा रॉकीज यानी कि चौथा, और फिर आएगा हिमालयन यानी कि तीसरा, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि दूसरा। तो ये 1432 देखिए कहाँ पर है। तो ये देखिए 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए डिपेंड्स, ऑप्शन नंबर ए लंबाई के अकॉर्डिंग। आगे देखिए निम्न यूएसए डिपेंड यूएसए में पश्चिमी कॉर्डिलेरा निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है। तो कॉर्डिलेरा में सबसे उच्चतम श्रेणी कौन सी है। तो ये रॉकीज डिपेंड रॉकीज पर्वत जो कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे उच्चतम श्रेणी है। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए देखिए कौन सा सही सुमेलित है। तो ये देखिए एटलस पर्वत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा है। तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पर बताना था सही, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है डिफेंड्स। बाकी पेंटागोनिया का पठार ये अर्जेंटीना वगैरह में पड़ता है, ये हम आगे देखेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम बलित पर्वत नहीं है। तो ये अपने प्राचीनतम बलित पर्वत यहाँ पर बताना नहीं है डिफेंड्स। तो ये यूराल पर्वत कोई प्राचीनतम बलित पर्वत नहीं है। जो अरावली है, हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, तो ये सब बलित पर्वत है यानी कि नवीनतम पर्वत है। और यहाँ पर पूछा है कौन सा बलित पर्वत नहीं है, तो यूराल पर्वत। नेक्स्ट देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ है देश। तो देखिए कौन सा पर्वत कौन से देश में है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ये अल्घेनी डिफेंस अलेगनी पर्वत, तो ये अलेगनी पर्वत पड़ेगा हमें अमेरिका में यानी कि चौथा। और कैंटाबियन पर्वत ये कहाँ पर है। तो कैंटाबियन पर्वत है ये स्पेन में यानी कि 3। अल्ब्रुज पर्वत ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये ईरान में पड़ता है यानी कि 2। और मैकेंजी पर्वत ये है कनाडा में यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्न पर्वतों में से कौन सा टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम कौन सा नहीं है। तो अपलेशियन पर्वत ये कोई टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है डिपेंड्स। आपको यहाँ से ज़्यादा डीप में नहीं क्वेश्चन पूछता है, ना ही हमने जियोग्राफी के ऊपर पीएचडी करनी है, क्योंकि आपको बस इसे याद होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कौन से देश में है और कौन सा देश किस पर्वत में है डिपेंड्स। तो ऐसे याद होना चाहिए, बाकी हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है डिपेंड्स, समझ गए होगे। तो बस आपको इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए, बाकी हमें इसके ऊपर कोई आगे चलिए डिपेंड्स यहाँ पर मिलान करना है। तो ये हो गया ना। तो देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट किनाबालू डिपेंड, तो माउंट किनाबालू कहाँ पर पड़ता है। तो ये मलेशिया का यानी कि दूसरा। अल्बुर्ज पर्वत इसको याद रखना, ये कई बार पूछ लेता ग्रुप सी डी एग्जाम में। तो ये ईरान का है यानी कि चौथा। एकांकागुआ, तो एकांकागुआ अर्जेंटीना का है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है, तो ये हो जाएगा पहला। और किलीमंजारो अगर हज़ारों बार पूछा है, तो किलीमंजारो पड़ता है अफ्रीका में के तंजानिया में यानी कि तीसरा। तो 24 13 कहाँ पर है। तो 24 13 ऑप्शन नंबर डी में है डिफेंड्स, याद रखना। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित मरुस्थल देश नहीं है। तो कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है। ये टकला मकान ये हज़ारों बार पूछा, तो ये चाइना का है। और ये सोरेनसन संयुक्त राज्य अमेरिका का मरुस्थल है। और ये काराकोरम ये तुर्कमेनिस्तान का है, लेकिन ये गिब्सन सिप्सन ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया तो ये है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंड्स, तो ना कि ब्राज़ील का। तो ये ही गलत है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सब कुछ कराया हुआ है डिटेल में। आगे चलिए बाइट पर्वत कहाँ मिलते हैं। तो बाइट पर्वत मिलते हैं यूएसए डिपेंड यूएसए है कहीं। तो ये देखिए यूएसए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में डिपेंड बाइट पर्वत। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इटली में है। तो इटली में कौन सा पर्वत है। तो इटली में पड़ेगा ये एपिनाइज डिपेंड्स
एपिनाइज पर्वत है ये इटली का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये पेरनीज कहाँ पर है, तो ये फ्रांस वगैरह के बॉर्डर पर है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। आगे चलिए अरावली, तो अरावली तो सबको पता होगा, ये राजस्थान में लॉलीपॉप है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए कथन कार्डमाला क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, हिमालय में हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना हिमालय है तो हिमालय में जो भी ये बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो इसको कहते हैं भूस्खलन। तो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, मतलब भूस्खलन वगैरह आने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं यहाँ पर। तो ये सही है फ्रेंड्स, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति बहुत तेज़ हुई है। आगे चलिए, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हो रहा है। तो हिमालय में बड़े पैमाने पर यहाँ से खनन कार्य होना स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों ही सही है। इसी वजह से यहाँ पर भूस्खलन की आवृत्ति वगैरह तेज़ हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। माउंट टिटलिस, तो ये माउंट टिटलिस पड़ता है स्विट्जरलैंड में, पर्वत है ये। आगे चलिए अफ्रीका, तो अफ्रीका का किलिमंजारो पड़ता है, ये तंजानिया में हज़ारों बार पूछा है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलिए इसको छोड़िए। ड्रैकन्सबर्ग, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका। आगे चलिए, ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, तो ब्लैक पर्वत है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ब्लैक पर्वत यूएसए। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा पर्वत कौन से प्रकार का है। तो ये फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है, तो फ्यूजियामा मिलेगा 2 से, यानी कि डी का दूसरा, और डी का दूसरा यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो ये आल्स पर्वत है, तो ये एक बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि 3। और बोजेस पर्वत है, तो ये है एक बर्तोन्स पर्वत, यानी कि पहला। बिंद पर्वत, तो बिंद कैसा है, तो ये बिंद पर्वत है, तो ये है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, यानी कि 4। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, यानी कि 3142, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आ ही गया ना, अभी मैंने बताया था ना, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत पड़ता है, तो ये पेरनीज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए, अलास्का पहले रूस का हिस्सा होता था, लेकिन अब पड़ता है यूएसए के अंडर। ठीक है, रूस वालों ने अलास्का देश को बेच दिया यूएसए के अंडर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए अलास्का पड़ता है यूएसए में। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट, ये हज़ारों बार पूछे, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है, याद रखना। ठीक है, एपिनाइज ये इटली का है, पेरनीज है ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पड़ता है, एटलस है अफ्रीका में, और ये ब्लैक फॉरेस्ट है, तो ये जर्मनी का है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट एक उदाहरण है, तो ये कोई ऐसा उदाहरण है, तो ये गुंबददार पर्वत का उदाहरण है, जो कि है जर्मनी में। ठीक है, याद रखना, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, तो रेजिडुअल पर्वत है अरावली, यानी कि वही बलित पर्वत बोल लो, या फिर फोल्डेड माउंटेन बोल लो, या फिर बोल लो सबसे प्राचीनतम। ठीक है, तो ये देखिए अरावली सबसे प्राचीनतम है। आगे चलिए, माउंट एवरेस्ट, तो ये लॉलीपॉप है, नेपाल में है। आगे चलिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो ये नेपाल, कहाँ पर है, नेपाल, तो ऑप्शन डी में है नेपाल। आगे चलिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये एंडीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्रुप सीडी के पालतू क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस में तो हज़ारों बार पूछे। आगे चलिए, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है, तो ये पड़ती है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका। आगे चलिए, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका, कई बार पूछी है। आगे चलिए, अराकान योमा, तो अराकान योमा ये म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, एटलस, तो ये बता दिया अफ्रीका का है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन तो देख के उड़ा दो। आगे चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो बताइए किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए नवीन पर्वत बोल लो, या फिर बलित पर्वत, या फिर बोल लो फोल्डेड माउंटेन, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, आगे चलिए, बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो बलन क्रिया जब होगी तो पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पेनाइन, ठीक है, पेनाइन ये यूरोप में पड़ता है, अपलेशियन तो ये अमेरिका का है, और अरावली ये भारत का है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये सब है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक है, इनको आप भूल भी जाइए, लेकिन अरावली तो याद ही होगा, अरावली भारत का है और ये सबसे पुराना है विश्व में। ठीक है, यहीं से पकड़ सकते हो आप।
तो चलिए देखिए, ये किलिमंजारो तो ये अफ्रीका में पड़ता है, यानी कि दूसरा। शुरू से देखिए, ठीक है, शुरू से मिलाते हैं। तो ये कोस्को, ठीक है, कोस्को तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, यानी कि तीसरा। मैकिले ये हज़ारों बार पूछा है, तो मैकिले है उत्तरी अमेरिका का, यानी कि 4। एल्ब्रुस ये यूरोप का, यानी कि 1। और किलिमंजारो तो ये अफ्रीका का, यानी कि 2। 34-12, ठीक है, तो 34-12 देखिए, 34-12 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, दक्षिणी आल्प्स तो ये न्यूजीलैंड में पड़ता है, दक्षिणी आल्प्स। अगर इस दक्षिणी को हटा दो तो ये पूछ ले आल्प्स पर्वत कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ेगा फिर यूरोप में, ठीक है, यूरोप। बट यहाँ पूछा दक्षिणी आल्प्स तो ये पड़ता है न्यूजीलैंड में, याद रखना डिफरेंस। आगे देखिए, ये आ ही गया आल्प्स पर्वत, ठीक है ना। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो आल्प्स पर्वत पड़ता है ये यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, लेकिन ये आल्प्स पर्वत नहीं पड़ता, तो इंग्लैंड इसका कोई भाग नहीं है, ठीक है ना। जो आल्प्स पर्वत है ये यूरोप में पड़ता है, लेकिन यूरोप में इंग्लैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये बता दिया, ऑप्शन नंबर बी आल्प्स। समझ रहे हो। वीडियो कहाँ चल रही है, आगे चलिए। जो पर्वत श्रेणी से अन्य से भिन्न है, ठीक है ना, यानी कि जो पर्वत श्रेणी सबसे अलग है तो उसको बताना है। तो एंडीज, आल्प्स और ये हिमालय, ठीक है, तो ये बलित पर्वत है, लेकिन ये अपलेसियन, ठीक है, ये अपलेसियन इनसे अलग है। आगे चलिए, असीर, ठीक है, असीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से कौन से देश में है, तो असीर श्रेणी तो ये मक्का मदीना सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब तो सारों में है, ठीक है, लेकिन ये असीर श्रेणी है तो ये अफ्रीका और क्या बोल रहा हूँ, अरब और सऊदी अरब और यमन के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। असीर श्रेणी सऊदी अरब और यमन के बीच, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, तो देखिए ब्लैक माउंट, तो ये ब्लैक माउंट, एक सेकंड रुको, तो ये है एक तरफ है, मतलब ये इनकी चोटियाँ वगैरह है और इधर है पर्वत, ठीक है ना। तो इन पर्वतों की चोटियाँ हैं, जो ब्लैक माउंट चोटी है तो ये आल्प्स पर्वत की है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत की है, मैकिनले तो ये रॉकीज पर्वत की है, एल्ब्रुज तो ये काकेशस पर्वत की है। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं है, तो पामीर के गांठ की कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो पामीर का जो पठार है तो उसमें हिमालय आता है, हिंदुकुश आता है और आता है कुनलून, ठीक है, लेकिन ये खिंगन, मेरे हिसाब से खिंगन नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो ये देखिए डी ही है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सम्मिलित है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ते हैं कहाँ पर, जर्मनी में, यही सही सम्मिलित है। और ये पेनाइस तो ये इटली का है, ठीक है, ये इटली यहाँ पर है, याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइन नदी के किनारे पड़ते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि है जर्मनी में। आगे देखिए, तो ये बता दिया ना, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि डी का दूसरा, और डी का दूसरा सिर्फ यहाँ पर है, तो यहीं से पकड़ सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी हम सारे मिला देते हैं। तो ये आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, तो आल्प्स पर्वत पड़ेगा, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। बेजोसस पर्वत, तो ये बेजोसस पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अरावली, ठीक है, तो अरावली है अपशिष्ट पर्वत। और ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हो आप। आगे चलिए, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये जोली ने दिया था, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर पर्वत और वो किस प्रकार के हैं, तो चलिए मिलान करना है। तो चलिए देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक पर्वत इधर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है अब। तो चलिए देखिए, तो देखिए 3 इधर दिए हुए हैं और चौथा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, एंडीज पर्वत कैसा है, तो ये एंडीज है नवीन मोड़दार पर्वत, यानी कि दूसरा। और अपलेसिन कैसा है, ये पुरातन, ठीक है, पुरातन मोड़दार है, तो ये हो जाएगा पहला। और विसुवियस, तो विसुवियस एक ज्वालामुखी है, यानी कि 4 ज्वालामुखी यहाँ पर है चौथे नंबर पर, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और कैटस्किल, ठीक है, कैटस्किल कैसा है, तो ये है अवशिष्ट, यानी कि 3। समझ गए होगे, दोबारा देख लीजिए। जो एंडीज पर्वत है तो नवीन मोड़दार पर्वत है, अपलेसियन है पुरातन मोड़दार, और विसुवियस एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। और कैटस्किल तो ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3 देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 2 1 4 3, ठीक है। आगे चलिए, कोटा कोना बालू
कोटा कोनाबालू सर्वोच्च शिखर है तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये मलेशिया का है। कोटा कोनाबालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया का है, ऐसे याद रखना। गॉडविन ऑस्टिन, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अपने इंडिया का ही है। काराकोरम श्रेणी, ठीक है। आगे चलिए, तो यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं मिलान करके। तो ये स्पेन, ठीक है। स्पेन एक तरफ देश है और ये पर्वत की चोटियाँ हैं। तो देखिए स्पेन में कौन सी चोटी पड़ती है, तो स्पेन में पड़ती है एनेटो यानी कि तीसरा। ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में कौन सी चोटी पड़ती है, तो ये पड़ती है ग्रास ग्लास केनर, ठीक है। ग्रास ग्लान केनर यानी कि चार। रूस में कौन सी चोटी पड़ती है, तो रूस में पड़ती है गोरा एल ब्रुश यानी कि पहला। और यूके, ठीक है। तो यूके में कौन सी पड़ती है, तो ये बेन नेविस यानी कि दूसरा। तो ये 34 ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये IAS का पूछा हुआ था। आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो चलिए यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देखिए माउंट लोगन, ठीक है। तो माउंट लोगन कनाडा की यानी कि 3। मैकिनले, तो ये अमेरिका की, कई बार बता दिया। और माउंट कोयोस्को, तो ये ऑस्ट्रेलिया की यानी कि 321 यानी कि 321। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में 321। और ये IAS का पूछा हुआ है, जियोग्राफी 2009 का। आगे चलिए, तो ये बता दिया ना। और अराकान और ये योमा पर्वत, तो ये है म्यांमार का, कई बार बता दिया है। आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं, तो ये बताइए। तो आल्प्स पर्वत फैला है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आल्प्स पर्वत यूरोप में पड़ता है। यूरोप में भी कहाँ, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, याद रखना। तो ये पता नहीं क्या टाइप हो गया है, ठीक है। तो आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है, कालाहारी और मरुस्थल, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखो ये कालाहारी पड़ता है कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो कालाहारी एक मरुस्थल है क्योंकि यह उच्च उच्च दाब कोण के अंतस्थ आता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, यह उच्च दाब कोष्ठ के अंतस्थ पड़ता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इतना याद रखना, कई बार पूछा कालाहारी कहाँ पर है, तो ये कालाहारी मरुस्थल वगैरह है, तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। और अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो फिर मिलेगा बोट्सवाना। बोट्सवाना में भी पड़ता है इसका पार्ट। और बोट्सवाना केनिया नेवी भी है, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। ग्रेट कैनियन, ठीक है। यानी कि पहले का तो पहला है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिप्सन, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, ठीक है। याद रखना ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का है। ग्रैंड कैनियन तो ये पड़ता है USA में, ठीक है। USA का है। और आगे देखिए, और विनिपेग झील, तो ये है कनाडा की यानी कि पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा। और दक्षिणी आल्प्स, तो ये न्यूजीलैंड का यानी कि 3। तो ये 14, 23 कहीं पर है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है 14, 23। देख लीजिए ग्रेट विनिपेग झील है तो ये कनाडा की है। और ये दक्षिणी आल्प्स, तो ये न्यूजीलैंड का है, ऊपर करवा के आया हूँ। और ये ग्रेट कैनियन है तो ये है USA का। और ये ग्रेट विक्टोरिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। समझ गए होगे। तो ग्रेट विक्टोरियन तो कई बार बता दिया है, ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। आगे चलिए, इनमें से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ये कोलोराडो का पठार, ऑप्शन नंबर सी। और ये अमेरिका में पड़ता है। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है ऊपर दिए गए ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि इनमें से कौन सा मतलब ज्वालामुखी पर्वत का एक भाग है, यानी कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से ये आते हैं। तो एंडीज पर्वत आता है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और ये ताइवान वगैरह। तो ये सारा ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। ये ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सारे सही है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये है सारा रेगिस्तान, अफ्रीका में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई वगैरह है, बट ये कई जगह 90 लाख किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, ठीक है। ये ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का है, मंगोबी तो ये मंगोलिया का है, ठंडा रेगिस्तान है मंगोबी। और ये सारा है अफ्रीका का। आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये गोबी है, मंगोलिया का, ठंडा है, कालाहारी अफ्रीका का है, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा विश्व का सबसे बड़ा, तो ये सारा अफ्रीका का है, ठीक है। और ये थार मरुस्थल अपने इंडिया का है। आगे चलिए,
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये बता दिया, थार इंडिया का है, सहारा अफ्रीका का, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कालाहारी अफ्रीका का है, गोबी है मंगोलिया का। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा मरुस्थल, ठीक है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है। तो ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है, तो ये ठंडा है। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है ठंडा, और ये अर्जेंटीना वगैरह में पड़ता है। कालाहारी गर्म है, अरब यानी कि अरब वालों का जो रेगिस्तान है तो ये गर्म है। अटाकामा विश्व का सबसे सूक्ष्म, ठीक है, विश्व की सबसे सूखा मरुस्थल है ये, याद रखना। और ये पड़ता है चिली में। ठीक है, अगर ये पूछ ले, कई बार पूछा भी कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है, तो ये है अटाकामा मरुस्थल, चिली। ठीक है, और इसको गूगल कर लेना, दिखाई दे जाएगा आपको, क्योंकि ये सबसे सूखा क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो जानवर वगैरह थे वो सब मर गए हैं, उनके हाड़ पड़े हुए हैं यहाँ पर, इतना सूखा है यहाँ पर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ये कालाहारी। ठीक है, कालाहारी अफ्रीका का, ये सहारा अफ्रीका का है। चिहुआहुआ, ठीक है, चिहुआहुआ की खान, तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। चिहुआहुआ की खान, तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी निकलती है। ठीक है, चांदी की खान के लिए चिहुआहुआ। और गोबी मरुस्थल है मंगोलिया का। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ से मिलता है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है क्या बोल रहा हूँ, चिली। चिली की खान है चिकवी माटा। ठीक है, चिकवी माटा खान है, तो वहाँ पर मेरे को मिलता है A1 क्वालिटी का तांबा। तो दस्तेलूट, ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो ये ईरान का मरुस्थल है दस्तेलूट। ठीक है, ये बड़ी ईरानी लग रहा है उर्दू का। संसार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये अपना इंडिया का थार मरुस्थल, यहाँ पर बहुत जनसंख्या है। अब देखिए, ठीक है, मरुस्थली यानी कि जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें लंबी क्यों हो जाती हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें इसलिए लंबी हो जाती हैं कि जड़ें पानी की तलाश में, मतलब जड़ें हैं तो पानी की तलाश में बहुत दूरी तक चली जाती हैं इनकी जड़ें। ठीक है, रेगिस्तानी पौधों की। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखना, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें लंबी होने का क्या कारण है, क्योंकि वो जड़ें पानी की तलाश करती हुई दूर तक फैलती जाती है। आगे चलिए, कालाहारी, तो ये मैंने बता दिया ना, कालाहारी कहाँ कहाँ पड़ता है, तो कालाहारी पड़ता है बोट्सवाना और नामीबिया, पहला दूसरा। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर ये ना हो तो कालाहारी कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, लेकिन कई जगह अफ्रीका ना देता है, तो अफ्रीका के ये देश पड़ते हैं बोट्सवाना नामीबिया में पड़ता है, नामीबिया। ठीक है, बोट्सवाना नामीबिया में पड़ता है ये कालाहारी मरुस्थल। आगे चलिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये अपने वाला है थार। ठीक है, कोलोराडो, तो ये अफ्रीका अमेरिका का है। अटाकामा ये चिली का है। कालाहारी बता दिया कई बार। टकला मकान ये चाइना वालों का है, ये देखिए चीन, ऑप्शन नंबर डी। टकला मकान तो ये पता लग गया चीन का है। अटाकामा, तो ये अटाकामा कहाँ पर है, तो अटाकामा पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि चिली, और चिली पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए, अटाकामा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सबसे सूक्ष्म, ये तो है ना ऊपर बताया है। ठीक है, ये संसार का सबसे सूखा मरुस्थल है, ये सही है। वह दक्षिण अमेरिका का एक है, ठीक है, मरुस्थल है, ये सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, तो ये गलत है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुरतम भंडार है। ठीक है, तो ये सही है, इसमें नाइट्रेट A1 क्वालिटी का मिलता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ये दक्षिणी चिली में, तो यही गलत है। ठीक है, ये दक्षिण में नहीं है, ये है पश्चिम में। आगे चलिए, ठीक है, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि सर्वोच्चतम तंत्र है, तो सर्वोच्चतम तंत्र है अपने इंडिया का। ठीक है, समझ गए ना। तो इस देश, संसार में किस देश में संरक्षित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा सर्वोच्चतम तंत्र माना जाता है, तो ये अपने इंडिया का है, ऑप्शन नंबर सी। गोबी, तो ये कई बार बता दिया है मंगोलिया। ठीक है, और ये ठंडा मरुस्थल है, याद रखना। ठीक है, गोबी, तो ये बता तो दिया मंगोलिया चीन में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, संसार की छत, तो ये है पामीर का पठार को कहा जाता है। संसार की छत, तो ये पामीर का पठार है, कुछ लॉलीपॉप भी हैं। आगे चलिए, सबसे पहले तो याद रख लेना ये मिदा। ठीक है, मिदा है किसका नाम, तो ये मिस्र का पुराना नाम है मिदा। ठीक है, और मिस्र की सभ्यता कहा जाता है नील नदी का प्रदान। ठीक है, तो पहला तो पढ़ के सही लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पिया है। तो मिदा यानी कि मिस्र नील नदी का उपहार है, तो ये पढ़ के ही सही लग रहा है, और ग्रुप डी का पालतू क्वेश्चन है ये। बैसारा मरुस्थल में एक नखला, ठीक है, नखलिस्तान है, तो बताइए बैसारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है,
तो बताइए ये सही है ठीक है ना, ये दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर देखिए बी बता रहा है ए आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। मतलब जो ये मिस्र वगैरह है ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल लो या फिर बोल लो मिदा ठीक है ना, तो ये अफ्रीका में ही पड़ता है और ये सारा मरुस्थल के अंतर्गत आता होगा ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए वर्ष 2006 में लगभग मध्य वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार ठीक है ना, भारत और चीन के व्यापार के बीच कौन सा हिमालय दर्रा खोल दिया गया था, तो ये था नाथुला दर्रा ठीक है ना। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में पड़ता है, ये सब हम देख चुके हैं और ये 2006 में भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए दोबारा से खोल दिया गया था और ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, IAS में पूछा भी गया है ठीक है। आगे देखिए, तो ये कई बार बता दिया है एशिया मरुस्थल ठीक है, गोबी मरुस्थल ये एशिया में पड़ता है। अफ्रीका का कौन सा, तो कालाहारी अफ्रीका का। उत्तरी अमेरिका का कौन सा, बताइए बताइए उत्तरी अमेरिका का है, बताइए। तो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा मोजाम्बिक ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ब्राज़ील में उत्तर से दक्षिण की ओर प्राकृतिक प्रदेशों को सही क्रम में लगाना है ब्राज़ील के, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे सजाना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे उत्तर में पड़ेगा अमेजोन बेसिन, फिर आएगा मोंटे कार्लो का पठार, फिर ब्राज़ील की उच्च भूमि और फिर कंपोज घास के मैदान डिपेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है बोलीविया का पठार, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, गोबी तो ये बता दिया है, मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारे पठार और पर्वत वगैरह ख़त्म होते हैं ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं और विश्व के भूकंप आने का क्या कारण वगैरह है, यानी कि ज्वालामुखी और भूकंपों को देखते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित भू वैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से भूकंप के क्या कारण हैं, तो भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। भ्रंश का विकसित होना, मतलब भ्रंश वगैरह तो पता ही होगा। मान लो ये भूमि है ठीक है, और इधर भूमि है और ये बीच में भूमि है, तो ये बीच की भूमि एकदम नीचे बैठ जाए ठीक है ना, जो ये एकदम ये भूमि है तो ये बीच की भूमि एकदम गड्ढा जैसी बन जाए, घाटी सी बन जाए ठीक है ना, खाई जैसी हो जाती है ना, बीच की भूमि नीचे 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 बैठ जाती है ठीक है ना, इसी को भ्रंश कहते हैं। तो ये सही है। भ्रंश के साथ गतिशीलता, ये भी सही है। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, ये भी सही है। चट्टानों का बलन, तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि ये चारों के चारों सही हैं। भूकंप इनकी वजह से आ सकता है और आता है ठीक है ना, याद रख लेना भूकंप आने के क्या कारण है। भ्रंश का विकसित होना, मान लो ये जो ज़मीन नीचे बैठ जाती है तो इसको कहते हैं भ्रंश, मतलब ज़मीन एकदम खाई की तरह नीचे बैठ गई तो भ्रंश के साथ गतिशीलता। और ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, मतलब जब ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो उस टाइम भी भूकंप आने की संभावना होती है। चट्टानों का विलन, तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और डी दिया हुआ है यहाँ पर। आगे चलिए, टिमर्स माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है, तो ये ज्वालामुखी है, तो ये माउंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। और ये IAS को पूछा हुआ है। देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये हजारों बार ग्रुप CD का आज भी पालतू क्वेश्चन है, तो ये स्ट्राम्बोली है जो कि इटली में पड़ता है डिफेंस। एटना, स्ट्राम्बोली, ये 2 ज्वालामुखी इटली के हैं और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर सी। स्ट्राम्बोली कैसा है, स्ट्राम्बोली एक एक्टिव ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। आगे चलते हैं, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है, तो ये भारत में है ठीक है, से याद रखना। तो ये एलिफेंटा दर्रा है, ये भारत में है और भारत के में कहाँ, तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है ठीक है, सिक्किम टू तिब्बत जाने का रास्ता पड़ता है एलिफेंटा दर्रा से ठीक है, से याद रखना। आगे चलते हैं, और यहाँ पर ज्वालामुखी है और इधर देश है, तो देखिए मिलान कर देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन UP PCS के पालतू क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए, ये सबनकाया ठीक है, तो सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये सबनकाया ज्वालामुखी इंडोनेशिया का, यानी कि 3।
माउंट, ठीक है। तो ये माउंट कहाँ पर है, तो ये माउंट एटना की बात हो रही है, तो ये इटली की है। कोलिमा, ठीक है। तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ का है, तो कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको का, यानी कि 4, एक सेकंड रुको, ठीक है। क्या मिला रहा हूँ मैं, दोबारा देखिए, ठीक है। सबन, सबन काया ज्वालामुखी कहाँ का है, तो ये सबन काया है पेरू का, यानी कि दूसरा। माउंट एटना, तो ये इटली का है। कोलिमा ज्वालामुखी, तो ये कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको का, यानी कि 4। और मेरापी ज्वालामुखी, तो मेरापी ज्वालामुखी है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया, यानी कि 2143। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये भारत का तो बता ही सकते हो, ठीक है। तो भारत में एक ही ज्वालामुखी है और वो है बैरन द्वीप पे, ठीक है। याद रखना, भारत में एक ही ज्वालामुखी है और वो भी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, ठीक है। आगे चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और इसका आंसर है माउंट कोटोपैक्सी, और ये इक्वाडोर में पड़ता है। आगे चलिए, तो ये माउंट रेनियर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये यूएसए में है, रेनियर, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एटना इटली में है, यानी कि माउंट रेनियर, ठीक है। तो रेनियर दिया हुआ चौथे पे, यानी कि 4। और फिर एटना, ये एटना था यानी कि इटली का, ये एटना इटली दिया हुआ था पहले नंबर पे। पेरी, पेरी कुटलिक, ठीक है, पेरी कुटिन, तो पेरी कुटिन ज्वालामुखी कहाँ का है, तो पेरी कुटिन है मैक्सिको का, यानी कि दूसरा। और ये टाल ज्वालामुखी फिलीपींस का, यानी कि तीसरा। तो 41-23, ऑप्शन नंबर ए, 41-23 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते तो कहाँ पर, ये बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, मतलब ज्वालामुखी वगैरह फटते नहीं है, ठीक है। और एक बात याद रखना, मान लो ये ज्वालामुखी का मुंह है और ये ज्वालामुखी है, यहाँ से ये गैस ऐसे निकलती है ना, ठीक है। तो कई बार पूछा है कि जो ज्वालामुखी का मुंह होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेटर, ठीक है। क्रेटर, ठीक है, क्रेटर कहते हैं इसको। और कई बार ये पूछ लेता है ज्वालामुखी के मुंह से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो जलवाष्प गैस, याद रखना, जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, जो अपने देश में ये आते हैं ना, क्या कहते हैं, जो ये धूल भरी आंधी वगैरह चलती है, तूफान वगैरह आते हैं, चक्रवात जिनको बोलते हैं, तो ये अमेरिका में बोलते हैं इनको टोर्नेडो। ये कई बार पूछा है टोर्नेडो कहाँ आते हैं, तो ये अमेरिका में आते हैं। लेकिन टोर्नेडो को मापने की जो गति वगैरह होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फुजीटा स्केल, ठीक है। जो अपने इंडिया में जो चक्रवात कह लो या भूकंप आते हैं तो भूकंप को मापते हैं रिक्टर स्केल से, लेकिन ये टोर्नेडो आते हैं अमेरिका में तो इसको नापते हैं फुजीटा स्केल से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है, तो क्रियाशील ज्वालामुखी है एटना, एक्टिव है। और क्या कहते हैं, विसुवियस, ये भी एक्टिव है, यानी कि 2 और 4, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्रियाशील मतलब एक्टिव ज्वालामुखी की बात हो रही है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सा है, तो बताइए। तो एटना तो होगा ही, यानी कि तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, एटना तो होगा ही होगा, यानी कि 3। और ये कोटोपैक्सी भी एक्टिव है, यानी कि 2, 3। और ये फ्यूजियामा ये भी एक्टिव है, यानी कि 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कांकागुआ ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा सक्रिय है, यानी कि एक्टिव कौन कौन सा है, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा और एटना, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, मिलान करना है, ठीक है। तो ये रट गया होगा अब तो, ये एटना पड़ता है इटली में, 3। विसुवियस ज्वालामुखी कई बार बता दिया है, तो ये पड़ता है कहाँ पर, बताइए बताइए, तो विसुवियस कहाँ पर पड़ता है, तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर थे ना, तो देखिए एटना ज्वालामुखी, तो ये पड़ता तो इटली में ही, लेकिन इटली में, इटली के सिसिली में पड़ता है, यानी कि 4, ठीक है। अगर ये सिसिली ना होता तो हम इटली पे लगाते, लेकिन ये एटना और क्या कहते हैं, एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली, ये 3 ज्वालामुखी इटली के ही है, ठीक है, याद रखना। तो ये एटना पड़ता है इटली के सिसिली द्वीप पर, ठीक है, यानी कि 4। और विसुवियस तो ये भी इटली का है, यानी कि 3। आगे देखिए, एरीबस, ठीक है, एरीबस तो ये रामदीप पर पड़ता है, यानी कि पहला। और कोटोपैक्सी तो ये इक्वाडोर में कई बार बता दिया, 43-12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, याद रखना। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और किलायू, ठीक है, किलायू। मोना लोआ उदाहरण है, तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव। एटना, ठीक है, तो एटना कैसा है, तो एक
एटना एक ज्वालामुखी है और एक्टिव वाला, ठीक है। किलिमंजारो तो ये कई बार बता दिया है, किलिमंजारो है एक, तो ये आग्नेयगिरी बालकैनो है, ठीक है। किलिमंजारो ये तंजानिया में पड़ता है और ये आग्नेयगिरी बालकैनो यानी कि ज्वालामुखी है। आगे देखिए, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो बताइए, जो 80% सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कौन सी पेटी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में, ऑप्शन। और देखिए, और यहाँ पर मिलान करना है ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और तीसरा देखिए, तो तीसरा कहता है परिप्रशांत पेटी, ठीक है, यानी कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और सरकम पैसिफिक बेल्ट में, यानी कि दूसरा और तीसरा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हिंद महासागर वगैरह है यहाँ, तो ज्वालामुखी और अंडमान महासागर पेटी का ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए, टोर्नेडो क्या है, ठीक है। निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टोर्नेडो से संबंधित करेंगे? तो टोर्नेडो ज़्यादातर मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए, असामा, ठीक है, तो ये असामा ज्वालामुखी जापान का है, यानी कि 3। और क्राकाटाऊ, ठीक है, क्राकाटाऊ इंडोनेशिया का, यानी कि 1। लाकी, ठीक है, तो ये लाकी कहाँ पड़ता है? तो लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड का है, यानी कि 4। और टॉल, तो ये टॉल है फिलीपींस का, यानी कि 2। 3142 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलिए, अग्निविलय, ठीक है, अग्निविलय वही रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है, तो अग्निविलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है? तो ये है ज्वालामुखी, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। तो ये कहाँ पर रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी। मोना लोआ, ठीक है, तो मोना लोआ बता तो दिया कहाँ पर है, तो ये यूएसए है, कहीं यूएसए के हवाई द्वीप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये हवाई द्वीप का है। आगे चलिए, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ का है? तो ये हवाई द्वीप समूह का, देख लीजिए कितनी बार पूछा। आगे चलिए, स्कर्म, ठीक है, स्कर्म पैसिफिक बेल्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए, स्कर्म पैसिफिक बेल्ट के बारे में, यह एक सक्रिय ज्वालामुखीय परिमंडल है, तो ये सही है, ठीक है। आगे देखिए, यह एक सक्रिय भूकंपीय परिमंडल है, तो ज्वालामुखी वगैरह सक्रिय है तो भूकंप से भी सक्रिय है, ये ठीक है। बेल्ट यह एक अपसारी प्लेट परिसीमा है, तो अपसारी नहीं है ये। आगे चलिए, यह सुनामी प्रवण है, ठीक है, तो ये सुनामी प्रवण है, यानी कि तीसरा गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। 1 2 4 आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है 2016 का, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए, मैंने बता दिया ना, ज्वालामुखी के मुंह से सबसे ज़्यादा जलवाष्प गैस निकलती है, ये कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखना। ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, तो ये देखिए जलवाष्प भी निकलती है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कई बार बता दिया है, याद रख लो। और इसके मुंह को कहते हैं क्रेटर, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वल्केनियन, ठीक है। जब निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है? तो वल्केनियन। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो टॉलस, ठीक है, टॉलस ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, ज्वालामुखियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ज्वालामुखी, पहले यहीं से देखते हैं, आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि, लावा रिज अथवा मैसा रह जाते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई है और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है, तो गलत पे ही चलते हैं सीधा। तो देखिए, किसी विच्छेदित ज्वालामुखी शंकु पर धाराओं का निकाय एक आर्य प्रवाह प्रतिरूप नहीं होता, तो यही गलत है और ये यूपीएससी का डीप लेवल का है। आगे चलिए, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल है? तो ये हो जाएगा रीयूनियन द्वीप, ठीक है, रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है, ठीक है, याद रखना, यूरेनियन द्वीप। आगे चलिए, मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्तरीय शंकु भी
किस कारण से कहा जाता है तो बताइए। मिस्र ज्वालामुखी को शंकु स्तरीय ज्वालामुखी किस कारण से कहा जाता है तो बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा लावा की प्रत्यावर्ती परतों और पायरो क्वालिटीज पदार्थ का होना। ठीक है, इसकी वजह से मिस्र ज्वालामुखी को शंकु ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ये देख लीजिए बी। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि डेड ज्वालामुखी है। तो ये प्रसुप्त तो ये है माउंट किलिमंजारो। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। तो ये बता दिया ना गुम्बद ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये गुम्बद ज्वालामुखी तो ये हवाई का है। ठीक है, मिस्र ज्वालामुखी तो ये मिस्र ज्वालामुखी पड़ता है फिलीपींस में। ज्वालामुखी कुंड तो ज्वालामुखी कुंड कहाँ पर है, तो ये ज्वालामुखी कुंड है इंडोनेशिया में। और पूर्व बेल्ट क्षेत्र तो ये अपने इंडिया का है, पूर्व बेल्ट क्षेत्र, यानी कि 3 फिर 4 फिर आएगा 1 फिर 2। ठीक है, 3 4 1 2, तो ये 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2 यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। ठीक है, देख ली होगी, दोबारा देख लीजिए। ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं इस तरफ, और वो ज्वालामुखी के प्रकार कहाँ पर स्थित हैं तो देखिए गुम्बदी शील्ड, गुम्बदी शील्ड ज्वालामुखी तो ये कहाँ का है, तो ये गुम्बदी शील्ड है हवाई का, यानी कि 3। मिस्र ज्वालामुखी शील्ड तो ये मिस्र ज्वालामुखी शील्ड है फिलीपींस का। और ये ज्वालामुखी कुंड तो ये इंडोनेशिया का। और ज्वाला पूर्व बेल्ट क्षेत्र तो ये इंडिया का। डिफेंस रिक्टर तो ये बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तो ये देखिए कितनी बार पूछा है भूकंप की तीव्रता, तो रिक्टर स्केल से ऑप्शन नंबर बी। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है तो बताइए। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये वायुमंडल दाब, भूचाल, हृदय की धड़कन, तो ये तो बकवास लिखा हुआ है, तो आई थिंक भूचाल। ठीक है, भूचाल भी कहते हैं, तो ये सही है भूचाल। ठीक है, यानी कि भूकंप की तीव्रता वगैरह नापते हैं सिस्मोग्राफ से। आगे चलिए, विनाशकारी भूकंप का गुरु तत्व का त्वरण क्या होगा, तो विनाशकारी भूकंप का गुरु तत्व के कारण का त्वरण क्या होगा तो बताइए। ये होगा ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर की स्केल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हार्ड कपा देते हैं एग्जाम में। भूकंप के बारे में यहाँ पर बताना कौन सा कथन बताइए सही है। तो चलिए देखिए, भूकंप की एक तीव्रता को मार कैली स्केल से नापा जाता है, ये सही है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मार कैली स्केल से नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमान विमुक्त ऊर्जा की माप है। ठीक है, तो ये बताइए सही है। ठीक है, ये सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा का माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयनों से सीधे मापों पर आधारित है, ये सही है। रिक्टर स्केल से हर गुणांक भूमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, तो ये गलत है। ठीक है, 100 गुनी ऊर्जा निर्देशित नहीं करता, हर यहाँ पर लिखा है हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा का परिणाम 100 गुनी ऊर्जा में वृद्धि करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब कुछ लोग कहेंगे कि भूकंप की तीव्रता तो नापते हैं रिक्टर स्केल से, तो ये रिक्टर स्केल के ही जो पार्ट वगैरह होते हैं तो उनको, ठीक है, जो भूकंप वगैरह आता है तो उसकी तीव्रता को मापते तो रिक्टर स्केल से ही है। लेकिन यहाँ पर लिखा है मार्केली स्केल से नापा जाता है, मतलब जो तीव्रता होती है तो उसको मार्केल श्रेणी वगैरह से नापा जाता है, तो ये रिक्टर स्केल का ही कोई पार्ट वगैरह होता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलिए, सुनामी तो सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, तो अंत मतलब जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो तब आती है सुनामी, याद रखना। समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसको कहते हैं सुनामी। और सुनामी वर्ड जापान वालों का दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये पता नहीं क्या टाइप है, इसको भी हटाइए, लास्ट वाले पाइए। सुनामी की उत्पत्ति तो ये बता दिया ना, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण आती है सुनामी। डिपेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आने वाला जो पार्ट होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर अपना चौथा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो उसमें हम देखेंगे विश्व का नदी तंत्र, यानी कि विश्व में जितनी नदियाँ वगैरह हैं। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है,
और कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस रखना, तब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।